हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जबील अहमद खान साहब। उनसे जानेंगे कि यानी ये जो ईस्टर्न तरफ दुनिया है, क्या वजह है कि ये उस तरह वर्ल्ड स्टेज पे इसके हवाले से बात नहीं की जा रही और अब म्यांमार की सिचुएशन किस तरफ को जा रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आप सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सर, एटलीस्ट मुझे ये लगा कि पाकिस्तानी मीडिया में हम म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, जबकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टेज पे लोग कह रहे हैं कि इट हैज रीच्ड अ टर्निंग पॉइंट। कैन यू गिव अस अ ब्रीफ ओवरव्यू कि एग्जैक्टली इस वक्त म्यांमार में क्या हो रहा है? जी, म्यांमार के बारे में मैं अबाउट 2.5 minutes I'll have the continuity of giving all the background. Basically म्यांमार को देखना यह है कि 62 में म्यांमार वो एक हंसता खेलता बहुत इकोनॉमिकली इस पूरे रीजन में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस कंट्री, और फिर पिछले 40-50 सालों से जब से वहां रूलिंग जनता आई है मिलिट्री की, उस वक्त से खराबी पैदा शुरू हुई। अब आ जाते हैं इस बात पर कि अब इतनी खराबी पैदा हो गई है कि म्यांमार के अपने ही सरबराह जो कि फौजी जनरल हैं, वो सूची को कूप करके, और जब 2021 में आए उसके बाद लोगों ने हथियार अपने हाथ में उठा लिए। और फिर हुआ ये कि 20 एक ग्रुप जो है वो तो उनके एथनिक ग्रुप पहले से मौजूद थे, रेबल्स और एथनिक ग्रुप। उसके बाद उन्होंने पीपल्स डिफेंस आर्मी लोगों ने वॉलंटरी तौर पर बना ली, जो कि हर जगह रेजिस्टेंस दे रही है। अब मैं आपको कोई 20 सेकंड में जरा थोड़ा उसके मैं ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ, 15-20 सेकंड में। देखिए, काचिन और शान ये दो स्टेट हैं जो कोई चाइना को मिलते हैं और डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कुछ वहां एथनिसिटी चाइना से मिलती जुलती है। दूसरी साइड पे सैगांग ये है इंडिया के तरफ। चाइना को कंसर्न ये है जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से कि चाइना ने वहां से एक BRI का रूट निकाला है और पाइपलाइन बिछा रहा है समुद्र से तेल ले जाने के लिए अपने मुल्क में, और साथ साथ वहां उसने पोर्ट भी बनाया हुआ है। यानी कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा है, जैसे पाकिस्तान स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा है, बांग्लादेश है, इसी तरह म्यांमार है। म्यांमार से ये है कि अगर म्यांमार से जिस तरह वो मालबरदारी करते हैं और अपना तेल वहां से ले जाते हैं जो कि उनकी जरूरत है, तो ऐसी सूरत में वो स्टेट ऑफ मलाका जिसके सामने शेर की तरह अमेरिका और उसके एलाइज बैठे हुए हैं, तो उस वल्नरेबिलिटी से वो निकलना चाहता है। अब आ जाते हैं कि हो क्या रहा है वहां। जी, हो ये रहा है कि लोगों ने जब से पीपल्स वॉलंटरी आर्मी आई है, डिफेंस आर्मी, उस वक्त से इतनी ज्यादा मुजाहमत लोग कर रहे हैं कि वहां बटालियन सरेंडर करना शुरू हो गई है। दूसरा उनके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है, रूलिंग जनता जो पिछले 50 साल 60 सालों से वहां है, किसी न किसी सूरत में, वहां सिवाय 2015 से लेके 2021 तक के पीरियड में कोई पार्लियामेंट था और उसमें कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो उसमें अब ये हो रहा है कि मज़ाहमत ऐसी हो रही है कि उन्हें रिक्रूटमेंट के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल भी लोग ना रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं और ना ही और बटालियन सरेंडर कर रही है। तो इसीलिए पहली दफा कहा है उनके सरबराह ने कि ये वी आर एट द ब्रिंक ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब फिक्र पड़ गई है चाइना को, फिक्र पड़ गई है इंडिया को। इंडिया को क्यों फिक्र पड़ गई है? इंडिया के कुछ 1600 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है उनके साथ। आज 1600 किलोमीटर का मतलब ये है कि उनका जो मणिपुर है उसकी एथनिसिटी और इनकी एथनिसिटी जो इस प्रोविंस। डॉक्टर जमील, मैं इसी पे आना चाहती थी। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। आपने भी निशानदेही की कि गुज़िश्ता 3 बरसों से जबकि ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप म्यांमार में आई है, यानी हुकूमत संभाली है उन्होंने, उसके अंदर अगेन जो हम समझते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेज, इसके हवाले से प्रोटेस्ट शुरू हुई, जिसको शुरू में ऐसा लगता रहा कि चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से सपोर्ट भी मिली है। लेकिन ये जो रूलिंग पार्टी है, इन्होंने ऑपरेशन 1027 के नाम से एक बड़ा असॉल्ट लॉन्च किया, जो कि 27 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, लेकिन उसमें भी इनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही। कल मैं कुछ एनालिसिस इंडिया के हवाले से सुन रही थी। इंडिया ने, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मणिपुर में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, वहां की एथनिसिटीज आपस में गुत्थम गुत्था है। कुछ रोज पहले आपने देखा होगा, चंद हफ्ते पहले आपको भी हमने इस सेगमेंट में मदऊ किया था कि वहां की एथनिसिटीज की आपसी
लड़ाई की वजह से कुछ अजीब सी वीडियोस वायरल कर रही थी, जिसके अंदर ये भी बताया जा रहा था कि मणिपुर की कुछ एथनिसिटीज में वॉर क्राइम्स या इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट क्राइम्स का निशाना, जिस तरह खवातीन बन रही हैं, उनको बरहना करके प्रोटेस्ट की जा रही है, उनको असॉल्ट किया जा रहा है, ये तमाम न्यूज भी हमारे पास आ रही थी। भारत इस वक्त कितना ज्यादा तशवीश में मुब्तला हो गया है इस सूरत हाल की वजह से? जी जमील साहब, आवाज खत्म हो गई। जी जमील साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? लास्ट आपका सेंटेंस। जी जमील साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ कि भारत की तशवीश की वजह क्या है? इसको मुख्तलिफ जावियों से देखा जा रहा है, इसमें ड्रग ट्रेड का भी जिक्र किया जा रहा है कि ऑल थ्रू आउट दिस टाइम, ये जब तक वॉर चलेगी तो दिस इज ऑल्सो गुड फॉर द ड्रग्स बिजनेस, द नारकोटिक्स बिजनेस इन दिस रीजन। जरा बताइए कि इस वक्त भारत की इस कदर तशवीश की वजह क्या बन रही है, एंड वेयर डू यू थिंक द थिंग्स आर गोइंग? दो वजूहत हैं। एक तो ये कि भारत एलाई है अमेरिका का, और अमेरिकन कंटेनमेंट पॉलिसी के लिए भारत सरफहरिस्त है। एक तो ये हो गया जो कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर है। दूसरा, भारत का अपना इंटरेस्ट, वो मणिपुर के हवाले से बात हो गई, जो सेंगांग में उनका एथनिक ग्रुप है और जो आर्म्ड ग्रुप है, अगर वो रेफ्यूजी बन के इधर आ गया तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। तीसरी बात भारत की ये है कि अगर यहाँ डिस्टेबलाइज होता है तो उनके पास प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। चौथी बात उनकी ये है कि भारत का ट्रेड यहाँ से ट्रेड रूट भी है। पांचवी बात यहाँ से ये है कि ये एक बफर जोन है और चाइना थोड़ा दूर बैठा हुआ है। तो ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से चाइना को इंडिया को तशवीश है। और इंडिया को सबसे बड़ी तशवीश तो वही है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि उनका मैरीटाइम और लैंड जो रूट है, मास है, उसमें उसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी वो इफेक्ट होती है, और जो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं वो उसकी वजह से वो भी इफेक्ट होती है। तो इसके दोनों रुख मैंने आपको बता दिए, एक उनका लोकल रुख कॉन्टेक्स्ट में है और एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में है। दोनों मैंने आपको इसका रुख गिनवा दिया। साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर दुनिया की निगाहें इस तरफ मरकूज हैं और यूएन ने भी जैसे इशारा दिया है कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी एक्सपेंशन को रोका जाए, इसको कंटेन किया जाए, उसमें किसका इन्फ्लुएंस नजर आ रहा है आपको म्यांमार पे? क्योंकि अगर हम आसियान के टॉप समिट्स की तरफ देखते हैं तो वहां से तो ऐसा लगता है कि म्यांमार का बॉयकॉट किया हुआ, और उसकी वजह भी यही है कि अप्रैल 2021 में जो मुआहदा किया गया था, जिसमें म्यांमार ने खुद कहा था कि जो ये मुख्तलिफ वायलेंट एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पे, जितने वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको खत्म किया जाएगा, अमन व अमान को बहाल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो उसके अंदर नाकाम रहे तो आसियान के तमाम टॉप समिट्स में म्यांमार मौजूद नहीं है। तो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करने में कौन यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है सिचुएशन को? जी, इसमें इन्फ्लुएंस तो इसमें चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस आ जाता है, लेकिन चाइना ने इंटरवेंशन का भी नहीं सोचा है। और इंटरवेंशन चाइना की मुझे बहुत नजदीक नजर आ रही है, डायलॉग के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए, या वैसे वो इसलिए कि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जो ये उसकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको किसी लिहाज से खराब करे, इस सारा डिसइंटीग्रेशन, या अगर ये आग मजीद फैल गई तो। क्योंकि होता यह है कि जब फोर्सेज सरेंडर करना शुरू कर दें रेबल्स के सामने तो फिर उसकी तेजी में और ज्यादा तेजी आ जाती है। इस वक्त जो फौकियत हासिल है, रशिया का इंटरेस्ट ये है कि रशिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनको आर्म्स सप्लाई कर रहा है, लेकिन रशिया और चाइना का इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक भी है बर्मा में। तो इन दोनों कंट्रीज का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो गया, दोनों कंट्रीज का ट्रेड इंटरेस्ट हो गया। दोनों कंट्रीज, रशिया इस वक्त उनको लेटेस्ट एयरक्राफ्ट दे रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है। 34 पायलट अभी उसने चंद दिन पहले ट्रेन करके भेजा है। अपना क्रू मेंटेनेंस के लिए इस वक्त रशिया का मौजूद है म्यांमार में। आखिरी क्लोजिंग सवाल आपसे करना चाहूंगी, मुझे ये बताइए कि साल 2024 इट्स जस्ट अ मंथ अवे, और ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ दुनिया के मुमालिक में इस वक्त तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल फलस्तीन मसला हमारे सामने है, म्यांमार की बढ़ती भी खाना जंगी, यूक्रेन रशिया के मामला भी अभी संभले नहीं है। आने वाला साल आप समझते हैं कि खुशहाली का साल होगा, या ये जंगें, ये तनाज़ात, ये कॉन्फ्लिक्ट्स मजीद बढ़ेंगे? देखें, बदहाली का साल इसलिए होगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बतदरीज खराब होता जा रहा है। आपने जितने कॉन्फ्लिक्ट गिनवाए वो सारे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को खराब बदहाली की तरफ ले जाएंगे, और उसमें जो गरीब कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़े से पसमानदा हैं, पाकिस्तान समेत, उनके लिए बड़ी सख्त
सख्ती आ सकती है। लिहाजा हमारे सरबराहों को इस वक्त इतनी सख्त जरूरत है कि वो इकोनॉमी को समझें जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। अगर उन्होंने नहीं समझा तो जो हमारे जैसे मुल्क हैं पाकिस्तान समेत, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात आ जाएंगी और उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी अहम बात है, द ब्रूइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट